ठीक है, ओके लेट्स बिगिन। सो आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे, क्या कहते हैं, बेसिक की पॉइंट्स आप लोगों ने काइनेमैटिक्स में जाके देख लिए होंगे। हाउ डू यू फाइंड let's say speed from a distance time graph or acceleration from a speed time graph, and similarly how do you find distance from a speed time graph। वो सारे की पॉइंट्स आई होप आप लोगों के पास होंगे, क्योंकि उस वो हो अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए हो, then you will find this very easy। okay, all right, चलो तो मैं जरा सबको इरेज कर दूं। ठीक है सर, अभी की जो क्लास है इट्स मोस्टली ऑन काइनेमैटिक्स। चलो, सो मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हुए तो, और वो है कुछ ये, आई थिंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, okay, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो आई एम राइटिंग डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम। दो तरह के ग्राफ है हमारे पास, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम, ठीक है। और जो पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला की पॉइंट है वो ये है, इसका जो स्लोप है वो हमें बताता है स्पीड, और यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा की पॉइंट है वो है एरिया अंडर द ग्राफ अप टिल एक्स एक्सिस, ये हमें बताता है व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। ये मेन की पॉइंट्स हैं, अगर हमें ये पता हो तो विल बी एबल टू आंसर अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है। इसको एक तो आप लोग याद रखेंगे। ओके, और एक और चीज ये कि ये जो स्लोप है वो कैसा, कौन सा स्लोप कांस्टेंट स्लोप है, कौन सा इंक्रीजिंग है, वो सब जरा सुनना है। ये जो है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। ग्रीन वाला कांस्टेंट स्लोप है, ब्लू वाला डिक्रीजिंग स्लोप है, और ये जो मैंने पर्पल से बना रहा हूँ ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। रिमेम्बर दिस, ये जो पर्पल से बनाया है दैट शोज इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू से बनाया था दैट वाज द वन विद ब्लू इज डिक्रीजिंग स्लोप। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। and the one with and the one with green slope, that's the one that's the green line, that's constant slope, ठीक है। ये इस तरह की बात पता होगी हमें, क्या कब कब आएगी, नेचर बताते हुए जर्नी, ठीक है। तो अगर लाइन की कर्व ब्लू कलर के टाइप की है तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग स्लोप है, और पर्पल है वो शो कर रहा है इंक्रीजिंग स्लोप। एंड सिमिलरली आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, चलो अगर हम आगे चलें तो इसको इसको यूज मैं ऐसे करूंगा कि लेट सपोज ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और आपको इस तरह का कर्व बना के दिया हुआ है। मैं आपसे पूछूं बताओ जर्नी कैसी है, जरा डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द कार। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड, सिंस ये डिक्रीजिंग स्लोप है तो ये डिक्रीजिंग स्पीड है, यानी कि द कार इज डीसेलरेटिंग। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी विल गिव आंसर। अगर ये स्लोप ऐसा बना लूं तो आप कहेंगे सिंस द स्लोप रिप्रेजेंट स्पीड एंड इट्स एन इंक्रीजिंग स्लोप, then the speed must also be increasing speed, the car is accelerating, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ये लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना दूं तो आप कहेंगे इट्स अ कांस्टेंट स्लोप, दैट मींस द स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ओके, चलो मूविंग ऑन, what else do we have what else do we have, ठीक है। तो ये डिस्टेंस लाइन ग्राफ मैंने बता दिया और इसका स्लोप का मतलब बता दिया, कांस्टेंट स्लोप है तो ये कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर यही ग्राफ मैं चेंज करके स्पीड टाइम ग्राफ कर दूं
ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसका स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वो है एक्सेलरेशन. द स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एंड सिंस इट्स कांस्टेंट स्लोप दैट मींस इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है. नाउ इफ इट्स डिक्रीजिंग स्लोप, अगर आप लोगों ने लेक्चर देख लिया होगा, आई होप उसमें ये बात बताई है मैंने. डिक्रीजिंग स्लोप दैट मींस इट इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. लेकिन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि स्पीड कम हो रही है. ठीक है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड दैट्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. चलो, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस नाउ. ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन जो कि इजीएस्ट है प्रॉब्ली अभी, और वो है हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमसे बोला है द कार ट्रैवल्स. अगर आप नोटिस करें इसकी जर्नी अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए, तो जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो स्लोप करता है. आप इसी तरह समझाएंगे कि स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, और सिंस शुरू के 9 सेकेंड्स में कांस्टेंट स्लोप है, तो आप बोलेंगे इनिशियली द कार वाज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, बट देन स्पीड बिकेम कांस्टेंट. पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी. 9 सेकंड के बाद गाड़ी कुछ ये वाली स्पीड तक पहुंच गई, और इतनी स्पीड पे पहुंचने के बाद द कार कंटिन्यूड विद कांस्टेंट स्पीड. ठीक होगी बात? ओके, चलो. अब जो है तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन द जर्नी, मैंने बता. कह रहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार एट 9 सेकेंड. सो डू वी नीड टू फाइंड स्लोप? नो. स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमें स्पीड ही फाइंड करनी हो, सो वी जस्ट यूज द ग्राफ एट द पर्टिकुलर टाइम. दिस इज 9 सेकेंड. तो अब 9 सेकेंड में डॉटेड लाइन बनाएंगे और एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई ये जो वैल्यू है वन बॉक्स अब दैट 72, और यूनिट्स क्या है वो यहाँ लिखे हुए, meters per second. So do not forget the units, all right? Part B, calculate 0 से 9 seconds के दरमियान what is the distance traveled. तो इसके अंदर आप कुछ सोच लें, how much distance is traveled between 0 to 9 seconds. जी भाई. How much distance would be covered between 0 to 9? How do we find distance from a speed time graph? How do we find distance? एक सेकंड जरा. 9, 9, 40. Okay. How do we find distance from a speed time graph? We find it through area under the graph, right? Now 0 से 9 seconds तक के लिए कौन सा शेप है? एक सेकंड. hold on. जी. ठीक है. अच्छा जी. तो मैं क्या बता रहा था, चलो. Now this is area under the graph, that which is half into base into height. The base of this triangle is 9, and the height of this triangle is how much? The height of this triangle is 72. So that's how we get the answer. Whatever it is, you write it here, but units will be meters. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, और वो ये चीज है कि हमें अगर x एक्सिस पे सेकंड्स के बजाय मिनट्स दिया हुआ है, if this is not seconds, rather this is minutes, so we'll convert 9 into 60. We'll multiply 9 with 60 and we'll get the time in seconds. ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है, और यूनिट्स भी अगेन नहीं भूलना. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन निकालनी है गाड़ी की. तो किस टाइम पे एक्सेलरेशन हो रही है ये तो बताया नहीं, तो वी शुड नो आवरसेल्फ कि गाड़ी की जो एक्सेलरेशन हो रही है वो 0 से 9 सेकंड के दरमियान हो रही है. अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं, लेकिन कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकालें? सो एज लॉन्ग एज द लाइन इज स्ट्रेट द स्लोप रिमेन सेम, है ना. हमें पता है जब तक लाइन स्ट्रेट है स्लोप सेम होता है. तो भले आप ये दोनों पॉइंट्स ले लें, ये दोनों पॉइंट्स ले लें, कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, द स्लोप विल रिमेन द सेम. ठीक है. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं एंड पॉइंट्स ले लेता हूँ. ये है 0, 0 और ये है 9, 72. सो आप लोग स्लोप मेथड से भी यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, विच इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, and we'll get what? 9 8 और 9 कितने सा 72 होता है, देख लें. 9
कितना 72 सही 8 या 72 होता है यस और यूनिट्स क्या होंगे मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ठीक है एक्सेलरेशन आ जाएगी ओके अब अगली बात सुने क्या है तो अच्छा पहले न्यूमेरिकल पार्ट कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पहले न्यूमेरिकल पार्ट्स का सारा एक साथ कर लें फिर इस पे आते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 9 में देखें स्काई डाइवर गिर रहा है हवा में और ये टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है कैसे पता चला मुझे देखो ये कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है और कितनी है ये कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई होगी ठीक है सो अगर आप नोटिस करो तो 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 20 तो हर एक बॉक्स रिप्रेजेंट्स 2 so this is 58 56 and this is 54 the skydiver was falling with a speed of 54 meters per second when the time started टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा था अचानक क्या हुआ होगा इस सेकंड के ऊपर कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई उसने पैराशूट ओपन कर लिया होगा इतने सेकंड्स के ऊपर he would have opened his parachute and suddenly his speed would have dropped पहला क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इसका आंसर बहुत ही इजी है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी स्पीड इज अ स्केलर quantity that has only magnitude while velocity is vector and has a direction as well ये एक से ज्यादा मार्क्स के लिए हो तो हम इतना डिटेल में लिखेंगे लेकिन अगर एक मार्क के लिए हो तो व्हाट इज इनफ सिर्फ आप ये भी लिख लेना कि स्केलर है और वो वेक्टर है दैट इज इनफ ऐसे भी लिख लें स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती उसमें डायरेक्शन होती है दैट इज इनफ ठीक है ओके मूविंग ऑन अच्छा जी उसके बाद अगला पार्ट है जी की वैल्यू दी हुई है 10 कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्काई डाइवर मास दिया हुआ होगा स्काई डाइवर का कहीं पे 70 किलोग्राम 70 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें 70 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड वी गेट 700 यूनिट्स मत भूलिएगा न्यूटन अब देखिए ये क्वेश्चन देखें व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर बिटवीन 0 to 12 सेकंड्स तो देखिए जब वो गिर रहा होता है किसके ऊपर गिर रहा होता है टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा होता है तो उसके जो वेट है वो बराबर होता है एयर रेजिस्टेंस के वेट और एयर रेजिस्टेंस क्या होते हैं इक्वल होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट जब भी तो वो कांस्टेंट स्पीड पे गिर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो और रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स यानी कि वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू जीरो दैट मींस वेट इज इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस तो अगर हमसे यहाँ बोला है उसने कि व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस बिटवीन 0 to 12 सेकंड्स ये है 12 सेकंड्स प्रोबेबली जो भी तो इस दौरान जितना उस बंदे का वेट होगा उतनी एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कितनी होगी 700 न्यूटन जब भी देखें एक मार्क का क्वेश्चन है मतलब इसके लिए आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आप कैलकुलेशंस कर रहे हो ठीक है ओके पार्ट सी में कह रहे हैं फॉर द पीरियड बिटवीन 0 to 12 सेकंड्स क्या फाइंड करो डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्काई डाइव ओके स्पीड तो ये हमने पहले ही मैंने लिख ली थी 54 बट अगेन डू नॉट फॉरगेट यूनिट्स 54 मीटर्स पर सेकंड 0 से 12 सेकंड्स तक ठीक है अच्छा 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 5 तो इसका मतलब एक बॉक्स कितना होगा 0.5 राइट तो ये 11 है और ये 12 है ठीक है ओके नेक्स्ट पार्ट में है व्हाट इज द डिस्टेंस फॉलन बाय द स्काई डाइवर अब कहाँ से कहाँ तक के लिए बात हो रही है अगेन 0 से 12 सेकंड्स के लिए बात हो रही है तो 0 से 12 सेकंड्स तक के लिए जो डिस्टेंस है हाउ डू वी फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ तो एरिया अंडर द ग्राफ नाउ व्हिच शेप इज दिस इट इज अ रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ नाउ लेंथ इज 12 एंड विड्थ या वन ऑफ द डायमेंशन इज 54 so 12 into 54 whatever the answer that is the answer but do not write the answer to more than 3 significant figures and also do not forget to write units the next part is the change in GPE of the skydiver अब जितना डिस्टेंस फॉल किया होगा उतनी हाइट कम हुई होगी कि नहीं होगी तो चेंज इन जीपीई का फॉर्मूला होता है एम जी डेल्टा एच
This is the formula for change in GPE. Now M and G we know G की वैल्यू 10 है, मास गिवन था 70 और हाइट में कितना उसका डिक्रीज आया है, इट विल बी, ये जो आंसर आपने यहाँ पे निकाला है डिस्टेंस का, whatever this answer is, that will be the change in height, because वो इतना डिस्टेंस फॉल किया है। कितनी देर के लिए बात हो रही है? 0 to 12 सेकेंड्स के लिए। अपने कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, देख लें चलें यहीं पर। अगर एज ही फॉल्स एट कांस्टेंट स्पीड हिज जीपीई चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म। अब ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है। देखो कोई बॉडी अगर उस पे गिर रही है, टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रही है, तो उसकी अंदर कौन सी एनर्जी का लॉस आएगा और कौन सी एनर्जी का गेन आएगा? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस बराबर होगा गेन के। तो क्योंकि वो गिर रहा है, उसकी हाइट में कमी आ रही है, तो इसका मतलब उसकी जीपीई में कमी आ रही होगी। किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? वो एयर मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो हीट एनर्जी में इंक्रीज आ रहा होगा वो जब मॉलिक्यूल से टकराएगा। क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा राइट साइड पे कि नहीं आएगा, ये बता। विल देयर बी इफ अ स्काई डाइवर इज फॉलिंग एट, एक सेकंड में स्क्रीन चली गई, होल्ड होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ओके। अच्छा जी। एक सेकंड दीजिए। ओके, हाँ तो मैं क्या पूछ रहा था जी? मैं मैं पूछ रहा था कि क्या के में चेंज आएगा कि नहीं, तो आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो हम ये काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ राइट साइड पे सिर्फ वो एनर्जीज का जिक्र करते हैं जिनमें इजाफा आ रहा हो, यानी कि गेन आ रहा हो। काइंड ऑल्दो वो ट्रैवल कर रहा है, स्पीड है उसके पास, लेकिन स्पीड में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, कोई इजाफा नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में उसको हम नहीं लिखेंगे। ओके जी भाई, तो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्टेट द नेम ऑफ द फॉर्म, तो दैट इज हीट एनर्जी। इसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द एयर रेजिस्टेंस एज द स्काई डाइवर ओपन्स द पैराशूट। तो एयर, देखो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा होता है तो एयर रेजिस्टेंस और वेट इक्वल होता है, लेकिन जैसे ही वो पैराशूट ओपन कर देता है तो एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? एयर रेजिस्टेंस पैराशूट ओपन करने से बिकम्स ग्रेटर, air resistance becomes greater than the weight of skydiver। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीजेस। एयर का और पैराशूट का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओके, और जब वो ऐसा होता है तो फिर वो डीसेलरेट करता है। स्टेन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर ऑफ ओपनिंग द पैराशूट। अच्छा, उसका इफेक्ट यहाँ बताना है, तो लिख रहे हैं द स्काई डाइवर डीसेलरेट्स, द स्काई डाइवर decelerates because अगर अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो आप क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स इज अपवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स इस अप कहाँ हो जाएगी? अपवर्ड्स हो जाएगी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है डाउनवर्ड फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड्स हो जाएगी, तो डाउनवर्ड्स डीसेलेरेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके,
तो कह रहे 15 सेकंड्स पे पैराशूट फुली ओपन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू एयर रेजिस्टेंस आफ्टर 15 सेकंड्स। आफ्टर 15 सेकंड्स व्हाट हैपेंस टू एयर रेजिस्टेंस, तो जरा गौर से देखना। कह रहे 15 सेकंड्स के ऊपर पैराशूट फुली ओपन हो चुका है, अब और फुल ओपन नहीं हो रहा। अब उसकी स्पीड क्योंकि कम होना शुरू हो चुकी है, जरा गौर से सुनिएगा। पैराशूट ओपन करने के बाद उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, और जब स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस प्लीज रिमेंबर दो चीजों पर डिपेंड करती है, और वो है पैराशूट यानी कि कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर, इसलिए पैराशूट खोलते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्काई डाइवर है तो आप गाड़ी में जा रहे हैं तो जितनी तेज से गाड़ी चलाते हैं उतनी ही ज्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना होता है। तो स्पीड, तो क्योंकि स्काई डाइवर की स्पीड अब कम हो चुकी है पैराशूट ओपन करने के बाद, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू हो जाएगी। और जब एयर रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी तो वो जो वेट से काफी बढ़ चुकी थी, अब वो वापस से वेट के इक्वल हो जाएगी, एंड हेंस द स्काई डाइवर विल फॉल विद सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी, अगेन ही विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी। सो इन हिज जर्नी ही रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी ट्वाइस। सो आपको लास्ट पार्ट में क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे लास्ट पार्ट में एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस अगेन से, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस decreases as skydiver decelerates, as skydiver decelerates, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस भी अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा जी, ऑलराइट, मूविंग ऑन, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए क्वेश्चन। तो पहले जरा मैं डायनामिक्स की भी थोड़ी सी बात कर लूँ, सही है, मैंने काइनेमैटिक्स की जो की थी यहाँ पे, अब डायनामिक्स की भी एक दो बातें सुन लें। और वो ये है कि देखिए डायनेमिक्स में, यानी कि जो वो डायनेमिक्स है स्काई डाइवर के केस का बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर कोई चीज एब्सेंस ऑफ एयर में गिरती है तो वो सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से गिर रही होती है जमीन पे, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसको लेबल करने को आएगा तो एक हम सेंटर से एक डाउनवर्ड एरो बनाएंगे, उस पर लेबल कर देंगे वेट या डब्ल्यू। अगर एब्सेंस ऑफ एयर है, उसकी इनिशियल स्पीड होती है 0 मीटर्स पर सेकेंड, और इनिशियल एक्सेलरेशन होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, अगर ये मून पे फॉल करता तो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1.6 है, तो वहां पे एक्सेलरेशन फिर हम 1.6 लेते हैं। ओके, अब व्हाट, ये तो था 0 सेकेंड्स के ऊपर की जर्नी। ठीक है, दिस वाज एट 0 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यार एट 1 सेकेंड क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट 1 सेकेंड, तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन 10 ही होगी। रिमेंबर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ के हो चुकी होगी 10। एक्सेलरेशन ऑफ 10 का मतलब ही ये होता है कि हर सेकेंड में स्पीड में 10 का इजाफा आ रहा है। तो 2 सेकेंड्स के बाद उसकी एक्सेलरेशन अभी भी 10 ही रहेगी, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ के हो जाएगी 20। अगर हम इसका ग्राफ चेक करें, इसका स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम चेक करें, तो वो कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी कांस्टेंट स्लोप की, क्योंकि इसका स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, और कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। और अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट फिल इन करूँ तो ये 1 सेकेंड के ऊपर दिस स्पीड विल बी 10, 2 के ऊपर दिस स्पीड विल बी 20, 3 के ऊपर द स्पीड विल बी 30 एंड सो ऑन। इसी तरह मून के लिए 1.6 और जो भी उसकी वहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये है एब्सेंस ऑफ एयर, इफ अ बॉडी इज फॉलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इफ अ बॉडी इज फॉलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, नाउ कम्स रियल क्वेश्चंस। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पहली तो फोर्स लग रही है, आप कहेंगे वेट, और शुरू में जब उसकी टाइम हम 0 सेकेंड रख लें इसके ऊपर, इसकी स्पीड 0 मीटर्स पर सेकेंड है, हैंस इसकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी 0 है। एयर हवा तो है लेकिन एयर रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि हवा से टकरा ये अपने फ्लो की वजह से नहीं है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा,
क्या इसकी स्पीड 10 तक पहुंच पाएगी? नहीं, बल्कि 10 से कुछ कम रह जाएगी। मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ 9.1। क्यों कोई भी वैल्यू लिख ली अपनी मर्जी से? ऐसे ही, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी कम होगी। लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 10 नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज हवा की वजह से। एब्सेंस ऑफ एयर में तो वो 10-20 पहुंचती रहती है, right? अच्छा, अब इसकी वजह से देखें, एक्सेलरेशन भी उसकी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब, क्योंकि वेलोसिटी में 10 का इजाफा नहीं आया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 9.1 का और इजाफा नहीं आएगा, बल्कि कहीं लेट से पहुंच जाएगी 16 के ऊपर। स्पीड बढ़ तो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो इसको, ये वो केस है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, सर ये कैसे हो गया कि यू सी स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एंड दिस इज नॉट डीसेलरेशन। डीसेलरेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन कम हो रही है। डीसेलरेशन बोलते हैं जब स्पीड कम हो रही हो, उसको बोलते हैं। स्पीड कम नहीं हो रही, स्पीड बढ़ रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। उतनी नहीं बढ़ रही जितना पहले बढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले 9.1 का इजाफा आया था, अब उतना ये चेंज नहीं आया, उतना इंक्रीज नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। That's called increasing speed at a decreasing rate, which is not deceleration. All right. So अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, when a skydiver is falling, what happens to its speed? You will say speed is increasing. What happens to its acceleration? You will say acceleration is decreasing. ठीक है? All right. तो अब ये जमीन पे गिरेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो एक तो वेट था, और एक था अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ केसेस सुन लो। शुरू में जब वो गिरेगा, तो एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो वो 9.10 से गिर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। मैंने आपको बोला था, याद रखना, एयर रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करती है, कॉन्टैक्ट एरिया और स्पीड पे। स्काई डाइवर का एरिया तो वही है। जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है, अभी देखो ये 4 पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये बहुत ही रिपीटेड पॉइंट्स हैं, इनको समझ लो, डायनेमिक्स के मोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे आज, ठीक है। और ये क्या 4 पॉइंट्स आपसे पूछेगा, बताओ स्काई डाइवर जब गिरता है तो उसकी स्पीड, उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज क्यों होती है, समझाओ। तो आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं, और एएस तक यही 4 पॉइंट चलते रहते हैं, रिपीटेड। तो ये अभी समझ लो, ये जो एएस फिजिक्स लेंगे उनको भी यही 4 पॉइंट देखोगे, डायनेमिक्स में सेम यही है। पहला पॉइंट, जैसे स्काई डाइवर गिरता है, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। जब स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। दिस इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्काईडाइवर जितना जोर से हवा को टक्कर मारेगा, हवा भी इतनी जोर से ऊपर टक्कर मारेगी, ठीक है। स्पीड बढ़ने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और एयर रेजिस्टेंस बढ़ने से, अब जरा चेक करना, रिजल्टेंट फोर्स के दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये दोनों फॉर्मूले अगले 2 पॉइंट्स हैं हमारे। रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड, या सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्स माइनस सम ऑफ ऑल द, यानी कि ऑल द बैकवर्ड फोर्सेस एंड ऑल द फॉरवर्ड फोर्स। ये एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट फोर्स, माइनस फॉरवर्ड फोर्सेस माइनस बैकवर्ड फोर्सेस। दूसरा फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ। और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो भी एक रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला है डायनामिक्स के रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, अब लुक एट दिस फॉर्मूला। यहाँ पे इसको अगर मैं रीराइट करूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे कौन है? बेसिकली वेट। तो मैं रीराइट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड फोर्स इज बेसिकली वेट माइनस बैकवर्ड फोर्स इज बेसिकली एयर रेजिस्टेंस, राइट, जिसको अपोज कर ही नहीं चाहने से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? और क्यों बढ़ रही है एयर रेजिस्टेंस? क्योंकि उस बंदे की स्पीड बढ़ रही है। तो वो गियर स्पीड बढ़ रही है, तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अब सोच के बताओ, जितनी बड़ी वैल्यू से मैं माइनस करूंगा वेट को, उतना बड़ा आंसर आएगा या छोटा आंसर आएगा? फॉर एग्जाम्पल, वेट था 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन, उस बंदे का 100 किलो का बंदा था। लेट से वेट है उसका 1000 न्यूटन, ठीक है। शुरू में एयर रेजिस्टेंस थी 0, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 1000, सही है। थोड़ी देर के बाद वेट तो अभी भी 1000 ही है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ के हो गई 100, तो आंसर क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स का कम आना शुरू हो जाएगा कि नहीं? यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी? 9000 से 900। देख रहे हैं? इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी।
यानी कि जितने बड़े नंबर से माइनस करोगे वेट को उतना छोटा आंसर आएगा। और जब रिजल्टेंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, द रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस। When the resultant force decreases, look at the last formula, the one that I'm shading. What is the relationship between resultant force and acceleration? If resultant force decreases, acceleration also decreases, right? Mass is constant, resultant force is directly proportional to acceleration. So, चौथा point है acceleration decreases. Hence, he falls with decreasing acceleration. So these 4 points are very, 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 very important. So whenever they ask you, बताओ क्यों उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बताओ क्यों डिक्रीजिंग स्पीड से है, या लेट्स से गाड़ी के बारे में भी पूछ लें, लेट्स से कार दे दें, तो अगर लेट्स से गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, अब जरा गौर से सुनना। देखो, एक्सेलरेशन जीरो होने के भी दो मतलब हैं, सारी बातें डायनेमिक्स की हैं, बीच बीच से बता रहा हूँ, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन के क्या दो मतलब है? आइदर द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब दो होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। इतनी बड़ी ज्यादा बात बोलो या सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात होती है। A body moving in a circle does not have constant velocity, although speed is constant, but because direction is changing, it's not straight line. ठीक है, याद है ये बात? दूसरा, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है रेस्ट। तो अगर मैं कहता हूँ कार इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड्स, कार इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसकी फोर्स ज्यादा होगी, इंजन की फोर्स ज्यादा होगी या एयर या फ्रिक्शन और टोटल रेजिस्टिव फोर्स, जिसमें फ्रिक्शन भी है, एयर भी है। बैकवर्ड फोर्स ज्यादा होगी या इंजन फोर्स ज्यादा होगी? तो अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो मतलब इंजन फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है। अगर गाड़ी डीसेलरेट कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में डीसेलरेट कर रही है, इसका मतलब बैकवर्ड फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है। और एक सेकंड जी। और अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रही है, इसका क्या मतलब है? कौन सी फोर्स ज्यादा है, जरा मुझे बताएं। इफ द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, बताएं भाई। The car is moving with constant velocity in a straight line. Which force is greater? Forward, backward? Hmm. जी जैन, correct answer. Both the forces are equal, because if both the forces are equal, that means resultant force is zero, because forward force minus backward force zero हो जाएगा. And according to this formula of mass into, if this is zero, zero divided by anything is also zero. So acceleration is also zero. ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर। ठीक है, तो आई होप डायनामिक्स के वो 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। अब मैं वापस से क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ, आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहे, ठीक है। तो जब स्काई डाइवर गिरता है शुरू में, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, एक्सेलरेशन कम होता है। फिर जैसे ही वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो क्या होता होगा? हम्म, जैसे ही वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो क्या होता होगा? तो नहीं नहीं सॉरी, पैराशूट अभी ओपन नहीं किया, सोचा। बगैर पैराशूट के टर्मिनल वेलोसिटी पे क्यों पहुंचता है, अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है वेट के। जब एयर अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन भी बता देगा, अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है वेट के, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाती है जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है तो एक्सीलरेशन हो जाती है जीरो। Hence he moves with constant velocity called terminal velocity. ठीक है, ये हो गया बगैर पैराशूट का टर्मिनल वेलोसिटी 1। फिर वो बोलेगा अच्छा, पैराशूट ओपन करने के बाद क्या होता है? पैराशूट ओपन, तो आप बोलेंगे अच्छा, जैसे ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, अब बोलेंगे जैसे ही पैराशूट ओपन करता है, एयर रेजिस्टेंस अब ग्रेटर हो जाती है वेट के। डू नॉट से वेट लेस हो जाता है एयर रेजिस्टेंस, वेट तो चेंज नहीं हुआ, से एयर रेजिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर देन वेट, डू नॉट से वेट बिकम्स लेस देन एयर। ठीक है, ऑल्दो यू आर ट्राइंग टू से द सेम थिंग, बट वो गलत कहलाएगा, ऐसा लगेगा वेट चेंज हो गया। एयर रेजिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर देन वेट, डू नॉट से एयर बिकम्स ग्रेटर। भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर देन वेट, तो रिजल्टेंट फोर्स इज नाउ अपवर्ड्स, therefore and वो the skydiver decelerates downwards.
रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है तो डाउनवर्ड डिसेलरेट। फिर वापस से टर्मिनल वेलोसिटी 2 पे क्यों पहुंच जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि जैसे ही वो डीसेलरेट करता है, जैसे ही वो डीसेलरेट करता है तो एयर रेजिस्टेंस जो है, एक सेकेंड, एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। और जब एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है डीसेलरेट करने के नतीजे में, एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो, उसके साथ क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो एक वक्त आता है एयर रेजिस्टेंस कम होते होते बराबर हो जाती है वेट के, क्योंकि वो एक्सीड कर गई थी वेट को, तो पैराशूट खुलते ही तो कम होके वो वापस से वेट के बराबर आ जाती है, और वापस से रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप ये बात समझ में आ गई। मैंने स्काई डाइवर का गिरने वाला पार्ट, बगैर पैराशूट का टर्मिनल वेलोसिटी, पैराशूट, और फिर पैराशूट के बाद सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी, सारी बातें थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर ली हैं। मैं एक बच्चे को एडमिट, और जो है अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा यार, चले बस मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर आप लोग की क्वेरीज के लिए आई विल बी बैक एट 11:30, ठीक है। आई टेक सम क्वेरीज एट 11:30। चलो अभी आप लोग ज्यादा उस पर टाइम नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लो और बाकी चीजों पे ध्यान दो, ठीक है, सारी डेफिनेशन वगैरह पर। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसको देख लो। आई आई थिंक एक डायनेमिक्स का क्वेश्चन ही है। तो देखो, एक शो इट शोज अ मोटरसाइकिल ड्यूरिंग अ रेस, द मोटरसाइकिल एक्सीलरेट्स along a straight section of the एक सेकंड होल्ड करेंगे, ये ब्लूटूथ बंद ही कर देता, along straight section of the track from a speed of 40 to a maximum। देखो ये क्या हुआ, शुरू में 40 से निकला और एक्सेलरेट कर रहा है, स्पीड बढ़ रही। आप लोग मुझे जरा जर्नी इसकी समझाएं कि इसकी जर्नी कैसी है, इसकी एक्सेलरेशन कैसी है, स्पीड कैसी है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, जो भी ग्राफ दिया हुआ उसके साइड पे जाके लिख लिया करो, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो ये कैसा स्लोप है, अगर लाइन आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करे, दैट्स अ डिक्रीजिंग स्लोप। इफ द लाइन स्टार्ट्स टू बिकम हॉरिजॉन्टल, दैट्स अ डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब होगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
और अगर आप नोटिस करो स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, ये देखो स्पीड बढ़ रही है, शुरू में 40 थी, 2 सेकंड के बाद 55 समथिंग हो गई है, 4 के बाद ऑलमोस्ट 70 हो गई है. The speed is increasing but the slope decreasing, मतलब the acceleration is decreasing. Like just like skydiver falls, he falls with increasing speed but decreasing acceleration. ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही होती होगी, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती होगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती होगी. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, बताओ एक्सेलरेशन बताओ 0 से 2 सेकंड्स के दौरान. अब 0 से 2 सेकंड्स के दौरान उसने बोला फॉर द टाइम डिटरमिन द एक्सेलरेशन. तो देखो शुरू में थोड़ी सी ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स ले लें. ठीक है, और इसके स्लोप क्या होगा, ये होगा 0,40 और ये है 2, वट एवर दिस स्पीड इज. जरा पहले रीड कर लें, व्हाट स्पीड इज दिस एट 2. आई थिंक दिस इज बिटवीन दीज 2 बॉक्सेस. वाई एक्सिस पे हर एक बॉक्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगा 55 meters per second. ठीक है, so this point is 2,55 and this is 0,40. तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा स्लोप which is 55 minus 40 upon 2 minus 0 and you get 15 upon 2 which is 7.5. और यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो फ्री का एक मार्क छोड़ देंगे, वो है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. मूविंग ऑन. अच्छा जी, देन वी हैव द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मोटरसाइकिल. रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा भाई, रिजल्टेंट फोर्स के 2 फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने बताया था. एक है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स. अच्छा, यहाँ पे वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे वो फॉरवर्ड फोर्स इज द इंजन फोर्स नॉट द वेट. ठीक है, क्योंकि ये स्काई डाइवर वर्टिकली नहीं गिर रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, तो ये बाइक की जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट माइनस एयर रेजिस्टेंस. अब डिपेंड करता है मुझे क्या क्वेश्चन में ये इनमें से कोई चीज दी हुई है, क्या ये दोनों दी हुए हैं, नहीं, बल्कि मुझे देखना है मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा. मास ऑफ द स्काई डाइवर दिया हुआ होगा जो भी है मोटरसाइकिलिस्ट, और एक्सेलरेशन मैंने यहाँ निकाली हुई है 7.5. मास कितना दिया हुआ है मोटरसाइकिल का, वो है 180. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पिक करूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 180 into 7.5 and I'll get the answer of resultant force which will be in newtons. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पार्ट बी के ऊपर. कह रहा है the driving force acting on the motorcycle remains constant throughout the 12 seconds. कह रहा है ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट है. सही है, जो इंजन की जो उसका एक्सीलरेटर दबाया होता है, जो भी ड्राइविंग फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स कांस्टेंट है. This he is talking about. The forward force is constant. बट क्या बैकवर्ड फोर्स कांस्टेंट है, नहीं. कि बैकवर्ड फोर्स ए रेजिस्टेंस है जो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल. अच्छा, कह रहा है यूज फिगर टू डिस्क्राइब हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिल चेंजेस ड्यूरिंग दिस टाइम. मोटरसाइकिल की एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रही. तो आपके पास स्केल होगा एग्जाम में और लेके जाएगा स्केल, कंपास भी. तो स्केल से आप देखें कि शुरू में ये लाइन स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर है बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ट्रांसपेरेंट. तो आप देखिए शुरू में फॉर सम टाइम द लाइन इज स्ट्रेट. कैन यू सी दैट, द लाइन इज स्ट्रेट फॉर सम टाइम, बट देन after this I think the line starts to bend. See, the line starts to bend. और ये थोड़ा सा और नीचे बढ़ा होगा, एक सेकंड, तो देखिए the line will start to bend. तो यानी कि शुरू में स्लोप कांस्टेंट था. The slope was constant initially, if you see. The slope was constant initially. Over here, the slope was constant. And then the slope started to decrease for this portion. And then what about this? The line is completely horizontal. That means the slope is 0. Zero slope matlab zero acceleration. Zero slope, zero acceleration. तो 3 parts में मुझे यहाँ पे ग्राफ की शेप नजर आ रही है. शुरू में for some part the line is straight. Constant slope मतलब constant acceleration, फिर decreasing slope because line horizontal हो रही है तो decreasing acceleration, and फिर zero slope मतलब zero acceleration, that is constant speed. तो ये तीनों बातें आपको यहाँ पे बतानी चाहिए.
how the acceleration of the motorcycle changes during this time. He's talking about the 12 seconds, the whole journey. सही है, तो जरा पढ़ लीजिएगा कितनी सेकंड्स की बात हो रही है, पता चले आपने बात पूरी कर ली और उसने सिर्फ 4 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए बोला, ठीक है. सो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डू नॉट स्टार्ट आंसरिंग. रीड द क्वेश्चन, कहाँ तक के लिए बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो 2 दफा क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इनिशियली, चाहे तो टाइम भी मेंशन कर दें, फ्रॉम 0 to 2 seconds, ठीक है. Then acceleration decreases until he reaches constant speed. फिर एक वक्त आता है वो constant speed यानी कि zero acceleration, या यूं भी बोल सकते हैं acceleration decreases to zero. Constant acceleration and acceleration decreases, and over here the acceleration is zero. Over here the acceleration is decreasing, over here the acceleration is stop. I hope ये आपने तीनों पार्ट का आंसर सिर्फ एक की पॉइंट से किया था, ये वाला, that the slope represents acceleration. I hope it is clear. The last part, and which is explain in terms of forces. Please talk about forces in this part. The examiner is saying, do not say anything that comes in your head. Talk about involved forces. Think of forces involved here. तो आए जरा पहले क्वेश्चन को रोक के मैं फोर्सेस का जिक्र कर लूं. कौन कौन सी फोर्सेस है पता है आपको, यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं या 5 फोर्सेस हैं. एक तो है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज वेट. एंड ऊपर वाली फोर्स कौन होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, या इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं. लेकिन इस वक्त ये दोनों यूज नहीं हो रही होंगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इसलिए स्काई डाइवर जमीन के अंदर नहीं जा रहा ना तो ऊपर जा रहा, ठीक है. ये तो equal and opposite, they are not into consideration right now. But there are 3 more forces, let's say. One is the forward force of engine, the motorbike, ठीक है, engine की forward force, bike की forward force. Now one backward force, that is frictional force between tire and the road, and one air resistance जिसको हम drag force भी बोलते हैं, air resistance को drag force भी बोलते हैं. Now, air resistance depends on 2 factors that we have studied: speed and contact area. जब भी देखा है वो मोटरसाइकिल जब स्पीड अप करते हैं तो अपने आप को पूरा सर आगे कर देते हैं, बॉडी नहीं करते, बॉडी का कांटेक्ट एरिया ज्यादा, तो वो नीचे होके, है ना, बिल्कुल नीचे बेंड होके मोटरसाइकिल चलाते ताकि कम से कम कांटेक्ट एरिया. सेम गोज फॉर बर्ड्स का अल्लाह ताला ने कैसी शक्ल बनाई कि वो एयर को कम से कम फेस करे, कांटेक्ट एरिया कम. और वो क्या कहते हैं, फाइटर प्लेन्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एरोडायनामिक शेप. अच्छा जी, अब जो है चलो ये आप ये क्वेश्चन कर लें, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये कर लें, इसमें थोड़ा डायनामिक्स इन्वॉल्व है. और वो क्या है, चलें देख लें एक दफा क्वेश्चन को. ये एक कार है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे क्या लग रही है जरा देख लो. एक है फोर्स बी forward, ये force A जो कि backward. Compare the size and direction of the two force when the car is moving along a straight road at constant speed. Straight road constant speed का basically मतलब है constant velocity. Constant velocity का मतलब है zero acceleration. और according to F net equals to ma, if acceleration is zero, then resultant force is zero. If resultant force is zero, that means forward force minus backward force is zero. That means forward force is equals to, इतनी सारी बातें आपको नहीं लिखनी, सिर्फ आपके समझाने के लिए है. आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द साइज, साइज का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप लिखेंगे फोर्स बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट टू में अगर वो एक्सीलरेट कर रही है गाड़ी, दैट मींस वो कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी, फोर्स बी इज ग्रेटर देन फोर्स ए, ठीक है, क्योंकि वो फॉरवर्ड एक्सीलरेट कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड फोर्स इसका मतलब ग्रेटर, ठीक है. पार्ट बी सजेस्ट करो, थोड़ा सा सिलेबस से निकल सकते हो बाहर, सजेस्ट का ये मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार, सजेस्ट द डायरेक्शन. अच्छा, अभी थोड़ा सर्कुलर मोशन है, ठीक है,
प्लीज रिमेंबर व्हेन द कार टेक्स अ टर्न, तो एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सर्कुलर, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सर्कुलर मोशन में, जैसे कि ये एक पत्थर है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर एग्जामिनर बनाने को बोले तो वो अलोंग द टेंजेंट होता है टू द सर्कल। लेट्स से ये सर्कल यूं यूं घूम रहा था क्लॉकवाइज, तो पॉइंट पी के ऊपर जब वो पहुंच गया, तो इस वक्त अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्रॉ करूं, दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। अगर पत्थर यहाँ होता तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ होती, पत्थर यहाँ होता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ होती, एंड सो ऑन। ठीक है, सो वेलोसिटी की डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की बात। एंड व्हाट अबाउट रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सीलरेशन? यार ये बात याद रख लें, रिजल्टेंट फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दो बातें बहुत रिपीटेड है। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कौन है? यहाँ पे होगी फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से गाड़ी टर्न करेगी सर्कल में। In the absence of friction force, the car would not have turned in the circle. So this resultant force has a name, which is friction force in the case of car turning a corner. ठीक है, because in the absence of friction, let's say गाड़ी रोड पे पानी गिरा दो, तो क्या गाड़ी टर्न होगी? नहीं, बल्कि उसी डायरेक्शन में स्किड कट जाए। तो यही पूछा है इस बार। Suggest the direction of the resultant force on the car when the car turns a corner. So its direction is towards the center of the circle, towards the center of the circular path. And part C is show the speed time graph for the first 24 seconds. Okay, अब ये ग्राफ दिया हुआ है, अगेन कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम। सबसे पहला काम होगा कोने पे इस ग्राफ के जाके लिख लेंगे स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड देन लेट्स डू द क्वेश्चन। ओके, पार्ट 1, ड्यूरिंग द मोशन देयर इज अ पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। शुरू में कह रहा है देयर इज सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज वी हैव कांस्टेंट स्लोप। आफ्टर दिस आई थिंक वी हैव डिक्रीजिंग स्लोप एंड देन वी हैव कांस्टेंट स्लोप। मैं इसको अलग अलग कलर से बना लेता हूं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कांस्टेंट स्लोप यानी कि सॉरी जीरो स्लोप को ये बना लेता हूँ, और इसके लिए लेट्स चूज अ कलर व्हिच इज ग्रे। ठीक है, सो दीज आर आई थिंक थ्री पार्ट्स ऑफ द चर्न, थ्री पार्ट्स ऑफ द चर्न। ठीक है, constant slope, constant green represents constant acceleration because of constant slope, red represents decreasing acceleration because of decreasing slope, and blue represents zero acceleration due to zero slope, and that means constant speed. Okay, that's how 24 seconds are covered. State both the start and the finish time of this period. कह रहे वो uniform acceleration का start भी बताओ और finish time भी बताओ। तो finish time अपने scale से ज़्यादा confirm कर सकते हैं, और नजर आ रहा है 8 सेकेंड्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन फिनिश हो गई है और 0 पे स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 to 8 seconds. State the main energy change that occurs in 24 seconds. कार क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रही है तो जीपीई का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, गाड़ी कौन सी चीज पे चलती है? फ्यूल पे। फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। सो आई विल से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, क्योंकि गाड़ी कौन से सेकंड्स के लिए बात हो रही है? 24 सेकंड्स, 24 सेकंड्स के लिए बात हो रही है। मेन एनर्जी चेंज दैट अकर्स इन द 24 सेकंड्स। तो भाई अगर मैं इसको इंडिविजुअली करके बताऊं, देखो ये 3 मार्क का है ना, तो अगर मैं इंडिविजुअली करके बताऊं तो हम पहले बोलेंगे, पहले क्या हो रहा है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड हीट क्यों? क्योंकि हवा से टकरा रही है। ठीक है, और ये वाले पार्ट ऑफ द जर्नी में तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक प्लस हीट में। सेम गोस है, बट नाउ ओवर हियर काइनेटिक एनर्जी इज ओनली कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी में, ड्यू सिंस द स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग एनीमोर। तो इनको हम तीनों पार्ट्स का अलग अलग टाइम करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और हीट भी हो रही है, देन after 12 seconds whatever the loss in chemical potential energy, it is only converting into heat energy. ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी चेंज फिर एंड में लिख लीजिएगा, the overall energy change is chemical energy to heat energy. This is the overall energy. Part 3 है
एक्सेलरेशन निकालो पहले 5 सेकंड्स पे। तो अगेन पहले 5 सेकंड्स में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा स्लोप से। तो पहले 5 सेकंड्स पे जाओ और यहाँ पे जाके कोई भी 2 पॉइंट्स के स्लोप वो ले लो, कोऑर्डिनेट्स ले लो और स्लोप निकाल लो, ठीक है। Okay, then we have determined the distance. Again, distance is repeated. So area under the graph, half into base into height. And then the अभी आखिरी part कर रहा हूँ और फिर मैं अभी class end करूँगा. I'll restart at 11:30 or 11:45 for कोई mistake है. The car start by applying brakes. कह रहा है brake लगा के गाड़ी को रोक दिया है. Various factors can affect the distance traveled by the car during the time brakes applied. Okay. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्सेस के बारे में आपसे पूछ रहा है प्रोबब्ली। द कार स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, कह रहे हैं कि ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक सकते हैं। और वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कह रहे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिससे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है ब्रेक लगाने से लेके गाड़ी के रुकने तक। थिंकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है इस दौरान द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल टू द टाइम ही अप्लाइज ब्रेक, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन दीस टू टाइम्स। और टोटल डिस्टेंस कर लें तो उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। मैं यहाँ पे जरा बता दूं, लेट्स से पॉइंट ए पे एक बंदे ने ऑब्स्टिकल देख लिया, कोई हैजर्ड देखा रोड के ऊपर ड्राइवर ने, और अब उसकी आंखों ने दिमाग को सिग्नल दिया, फिर दिमाग ने पाँव को सिग्नल दिया। इस दौरान कुछ टाइम लग गया, रिएक्शन टाइम। दिस रिएक्शन टाइम एग्जामिनर कॉल्स थिंकिंग टाइम। थिंकिंग टाइम, हालांकि इट शुड नॉट बी कॉल्ड थिंकिंग टाइम। वो ये तो नहीं सोच रहा था कि बच्चे को बचाना है कि नहीं, बल्कि रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। तो थिंकिंग टाइम से आई डिसएग्री विद द टर्म। और इस दौरान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड थिंकिंग डिस्टेंस। नाउ दिस डिपेंड्स, अब मैं ज्यादा पूछ नहीं रहा आप लोगों से कि टाइम जाया होगा, सो मैं आपको खुद बता देता हूँ। थिंकिंग डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। थिंकिंग डिस्टेंस, एक है स्पीड ऑफ द कार के ऊपर, जितनी ज्यादा गाड़ी की स्पीड होगी उतना ही उसके रिएक्शन टाइम डिपेंड नहीं करता स्पीड पे, लेकिन डिस्टेंस डिपेंड करता है। उतने ही टाइम में अगर स्पीड ज्यादा होगी तो गाड़ी काफी दूर निकल जाएगी, ठीक है। थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द कार। और किस पे डिपेंड करता है थिंकिंग डिस्टेंस? उस बंदे के रिएक्शन टाइम के ऊपर, अलर्टनेस के ऊपर। और रोड कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता कि क्या रोड वेट थी, ड्राई रोड थी, उस पर डिपेंड नहीं करता। गाड़ी की कौन सी गाड़ी थी, मर्सिडीज थी क्या। थिंकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द कार पे और रिएक्शन टाइम। ना ही गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं उस पर डिपेंड भी नहीं करता। लेकिन जो फिर है, ब्रेक लगा दी उसने बी पे और गाड़ी अल्टीमेटली सी पे जाके रुक गई है। बाय द वे, इस दौरान गाड़ी के स्किड मार्क्स आपको नजर आएंगे। स्किड मार्क्स ऑल्सो टेल अस दैट दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये कौन कौन से उस पर डिपेंड करता है? आई थिंक ये क्वेश्चन है, मैं एक दफा वापस से पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक दफा वापस से पढ़। आई थिंक यही है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फोर्स के अलावा। Various factors can affect the distance traveled by the car during the time the brakes are applied. Apart from force applied by the brakes, there are two other of these factors. तो भाई स्पीड ऑफ द कार पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ कार होगी उतना ही ज्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। जितने ज्यादा लोग, यानी कि मास ऑफ द कार, जितने ज्यादा लोग बैठे हुए हों गाड़ी के अंदर, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस टू स्टॉप, रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन। चलाना भी मुश्किल, रोकना भी मुश्किल। मास पे डिपेंड करता है, रोड कंडीशन पे डिपेंड करता है। वेट रोड है या ड्राई रोड। वेट रोड है तो ब्रेकिंग फोर्स कम हो जाएगी, डिसेलरेशन लेस होएगी, इसलिए ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। मास जैसा सिर्फ एक्सप्लेन भी करना होता है, सिर्फ स्टेट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे स्टेट करना है, अक्सर क्वेश्चन में स्टेट एंड एक्सप्लेन लिखता है। तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, तो पूरा जिक्र करना। वेट रोड होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगी तो डिसेलरेशन लेस होगी, इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, द सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कुछ काइनेमैटिक्स की बातें हैं। फ्रिक्शन, थ्रस्ट, ड्रैग, यस। सो कैन यू
ये मुस्तफा, आई नो, अभी तो आवाज आ रही थी राइट? अभी तो आवाज आ रही थी ना? अच्छा। Now, now I'm going offline. You guys please study. पढ़ें, कोई क्वेरी है तो भेजें, मैं फिर रात को आता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? 11:15 तक, 11:30 11:45 के बीच में I'll be online. I'll do some queries. All right. Allah Hafiz. If there is anything, send it.